हेलो क्लास। तो आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में। सो आई एम होपिंग दैट एवरीबडी इज डूइंग गुड, राइट। तो हमने पार्ट 1 में देखा था इसका शॉर्ट टाइटल, देन एक्सटेंट, देन कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ओके, सो कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? कंसोलिडेशन है एंड इट हेल्प्स इन अमेंडिंग द लॉज रिलेटेड टू व्हाट? कंपनीज, राइट। इतना हमने किया था। देन कंपनीज एक्ट जो 2013 है, इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? 29 अगस्त 2013। एंड इसको ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई कब किया गया था फर्स्ट टाइम? 30 अगस्त 2013। और उस दिन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेशन में आया था, बाकी के थ्रू नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गेजेट क्या आ रहे थे? इन्फोर्समेंट में हो रहे थे, राइट। सो हियर इट इज रिटन एट सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स ऑन 30 अगस्त 2013, राइट आफ्टर the notice was given. It was notified that it is Companies Act 2013 in the official gazette by the central government. Then बाकी के 98 sections, फर्स्ट सेक्शन तो आ गया 30 अगस्त को। then बाकी के 98 सेक्शन कब आए थे? It came on 12 September 2013. then next 143 sections came into force on 1st of April 2014, right। अब हमारे पास जो कंपनीज एक्ट था उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470। कितने स्केड्यूल्स हैं? 7 स्केड्यूल्स हैं। और कितने चैप्टर्स हैं इन टोटल? 29 चैप्टर्स हैं, राइट। देन हमने इसका देखा था सेक्शन नंबर 1। अच्छा हाँ, मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है ना, ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट, इट टॉक्स अबाउट द टाइटल ऑफ द एक्ट, इट टेल्स द एक्सटेंट एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। ऑलमोस्ट एवरी एक्ट, ठीक है। उसका जो सेक्शन नंबर 1 होगा वो हमें क्या बताएगा? उसका टाइटल के बारे में, उसके एक्सटेंट के बारे में एक्ट के, एंड एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, राइट। सो हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013, इसका नाम क्या है? टाइटल क्या है इसका? कंपनीज एक्ट 2013, ये इसका नाम है। इट शैल बी कॉल्ड लाइक दिस, कंपनीज एक्ट 2013। सो इट एक्सटेंड्स टू व्हाट? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब इसका इन्फोर्समेंट क्या था? जो सेक्शन 1 था वो तो इन्फोर्स हो गया था कब? 30 अगस्त 2013 को ही। अब बाकी की प्रोविजंस थी, लाइक पहले 93 सेक्शन आए, 143 आए, वो कब आते रहे? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। फिर हमने देखा था कि ये किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन कौन सी कंपनीज पे इसकी? एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट। फिर कौन सी है कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड वन कौन सी है? इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड हमारी कौन सी थी? बैंकिंग कंपनी। फोर्थ हमारी कौन सी थी? कंपनीज दैट आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी और दैट आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज। देन वी हैव फिफ्थ वन हमारी कंपनीज दैट आर रेगुलेटेड बाय द स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट फॉर्म्ड कंपनीज, ठीक है। देन वी हैव सिक्स्थ वन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन बनाई, राइट। नोटिफाई करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉडीज दी हैं वो भी इसमें कवर्ड होंगी। क्लियर? सो हमें पार्ट 1 क्लियर है। अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 पे, जो है डेफिनेशंस वाला पार्ट। ओके, वन मोर थिंग। सो हमारा जो सेक्शन 2 होता है किसी भी एक्ट का, like section 1 I told you that it talks about the title of the act and it talks about the extent of the act, then applicability of the act. तो जो section 2 होता है ना किसी भी एक्ट का, मोस्टली किसी भी एक्ट का, it talks about the definitions. तो उस एक्ट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो डिफाइंड होंगी सेक्शन 2 में। मोस्टली हर एक्ट का सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन, बट आई एम टॉकिंग लाइक, आई एम सेइंग लाइक मोस्टली, नॉट एवरी एक्ट, आई एम टॉकिंग लाइक मोस्टली। क्लियर? Then section number 2 of Companies Act 2013 is a definition section, right? It is a definition section, मतलब कि जो हमारा section 2 है Companies Act 2013 का, it only contains the definitions. So it is all a definition section. It provides various terminologies, मतलब
ऐसी टर्म्स, ऐसी वर्ड्स जिसको एक्ट में यूज़ किया गया है उसको उसका मतलब बताया है. सो इट प्रोवाइड्स वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द एक्ट. जो इस एक्ट में वेरियस वर्ड्स को यूज़ किया उसको डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन नंबर 2 में. सो डेफिनेशनल सेक्शन और क्लॉजेज आर ऑल्सो नोन एज इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन. अच्छा, important thing, what is internal aid to construction? मान लो हमारे पास ये एक लॉ है, ठीक है. अब इसमें जो भी लिखा हुआ है इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमें समझना है, मुझे इसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं लॉ की, राइट. हम लॉ को समझते हैं. अब लॉ के दो तरीके के समझने के तरीके होते हैं. हम लॉ को दो तरीक़ों से समझ सकते हैं. एक तो होते हैं इंटरनल सोर्सेज, एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो ये इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है डेफिनेशन पोर्शन, कि हम अगर कुछ लॉ को समझना चाहते हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं, ये इंटरनली हम आकर लॉ के जो सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस हैं उसको रेफ़र करके उस लॉ का मतलब समझ सकें. सो दिस डेफिनेशनल सेक्शन और क्लॉजेज is also known as or is known as the internal aids to construction and can be of immense help in interpreting or construing the enactment or any of its part. तो यहाँ पे क्या लिखा है, it is an immense help. ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. इन वर्ड मैंने भी बताया था. इसको यूज़ कैसे करते हैं हम, इंटरप्रेट करने के लिए, लॉ को समझने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट. हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लॉ को और ये हेल्प करती है उसको इनैक्ट करने में या उसके पार्ट्स को समझने में, राइट. सो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 95 और सेक्शन 2 यानी सेक्शन 2 क्लॉज 95, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस सेक्शन बट डिफाइंड इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. तो कुछ ऐसे वर्ड्स एंड सेक्शंस हैं या ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज हैं इस एक्ट में जो इस एक्ट में तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो हमारा सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एक्ट है, जो हमारा सिक्योरिटीज़ को वो करता है, रेगुलेट करता है, यानी हमारे जो बाइंग एंड सेलिंग है शेयर्स की या एक्सेट्रा, उसको कौन करता है, रेगुलेट करता है. जिस एक्ट उसमें रेगुलेशंस लिखी हैं इस एक्ट की, उसके सेक्शन नंबर 2 में वो डेफिनेशंस हुई हैं. सो अगेन सेक्शन जो हमारा क्लॉज 95 है ऑफ दिस सेक्शन, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड आर नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट. कुछ ऐसे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैं जो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं हैं बट सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइंड है, या फिर कौन सा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, दैट इज सेबी एक्ट 1992 में, या डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में, राइट. तो या तो ये सिक्रा दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, या सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, या डिपॉजिटरीज एक्ट दैट इज डीए 1996. इनमें डिफाइंड है इसके मतलब, राइट. देन व्हेन अ वर्ड or a phrase is defined as having a particular meaning in this enactment, it is the meaning alone which must be given to it while interpreting a section of the act unless there be any repugnant in the context. So जब भी हम किसी वर्ड या फ्रेज को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, पर्टिकुलर मीनिंग दे रहे होते हैं किसी एनैक्टमेंट में, तो उसको अकेले नहीं समझा जाता, उसको इंटरप्रेट किया जाता है सेक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ओके. उसको अकेले में नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ लिटरल मीनिंग लेके नहीं, बट मस्ट बी गिवन वाइल इंटरप्रेटिंग द सेक्शन होल ऑफ द एक्ट, राइट. उसको पूरा सेक्शन को इंटरप्रेट करते हुए उसका मतलब समझना चाहिए, अनलेस देयर बी एनी रिपग्नेंट इन द कॉन्टेक्स्ट. अब हमें कब रेफर नहीं करना चाहिए पूरे सेक्शन को, जब मान लो उसका मतलब कुछ उल्टा ही बन रहा है, ठीक है, उसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा उसको रीड करने से. देन सेक्शन 21 स्टेट दैट इन दिस एक्ट अनलेस context otherwise it requires. अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम कवर करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. ये प्रोस्पेक्टस की एक टाइप है विच मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग. ये एक मेमोरेंडम है जिसमें क्या होते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस. इसमें सेलिएंट फीचर्स हैं सिर्फ, इसमें कुछ फीचर्स हैं प्रोस्पेक्टस के, जो मेजर प्रोस्पेक्टस बनता है ना,
जिसमें शेयर्स वगैरह के सारा इन्फॉर्मेशन होती है, सिक्योरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है एक कंपनी की, ठीक है। उसका कुछ सेलियंट फीचर्स को ये पोजेस करता है एंड मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट इज़ जैसे जैसा सेबी ने बोला होगा ना, वैसे वैसे वो फीचर्स इसमें होंगे और वो चीज़ें इसे नोटिफाई करनी है, राइट, एंड मेकिंग रेगुलेशंस इन इट्स बिहाफ। देन वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जिनको यूज़ करके हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। सो इट मीन्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम thereto for the companies or class of companies referred to in section 133। तो जो 133 सेक्शन है हमारा, उसमें जो भी बताए हैं स्टैंडर्ड्स, दे आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब सेक्शन 133 क्या कहता है? तो सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये कैसे क्या करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब कराता है क्या? किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। As per the section, the central government may prescribe the standards of the accounting or any addendum thereto as recommended by the Institute Chartered Accountant of India। तो जो हमारा ICAI है, जो वो रिकमेंड करेगा उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ CA एक्ट। और जो हमारा CA एक्ट है उसका जो सेक्शन नंबर 3 है, उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हम उन्हें मानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, इन कंसल्टेशन विद आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये NFRA है ना, जो हमारा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इनसे सलाह मशवरा लेके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है। देन वी हैव सेक्शन 133 इज टू बी रेड विद रूल 7 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 अकॉर्डिंगली। जो हमारा सेक्शन 133 है ना, उसको हमें कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 के रूल 7 के साथ पढ़ना चाहिए। क्यों? द स्टैंडर्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 शैल बी डीम्ड टू बी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंटिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 133। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे थे, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉलो हो रही थी, वही फॉलो होगी अंटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 टू चेंज देम, राइट। जब तक वो चेंज नहीं हो जाते तब तक वो वैसे ही रहेंगे। देन टिल द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट। अच्छा, जो हमारी NFRA है ना, ये कहाँ बनी है? सेक्शन 132 में ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो टिल द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 132 ऑफ द एक्ट, the central government may prescribe the standards of the accounting or any addendum thereto as recommended by the ICAI in consultation with after the examination of the recommendations made by the National Advisory Committee on Accounting Standards constituted under section 210 of the Companies Act 1956। अब मान लो NFRA है, वो जब तक नहीं बना था तब तक क्या हो रहा था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो बना रही थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कैसे? रिकमेंडेड बाय ICAI। जो रिकमेंड किए थे किसने? ICAI ने। आफ्टर व्हाट? आफ्टर कंसल्टिंग हुम? नेशनल एडवाइजरी कमेटी। नेशनल एडवाइजरी कमेटी को क्या करने के बाद? रिकमेंड करने के बाद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI के रिकमेंडेशन पे। जो पहले किसको कंसल्ट करके आते थे? ICAI किसको कंसल्ट करके ये रिकमेंड करती थी हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट को? नेशनल एडवाइजरी कमेटी को, राइट। देन ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये कहाँ, ये सब जो हमारा हमने भी पढ़ा, ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 210A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, राइट। तो दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट फॉर द नॉलेज सेक। Then further, in the exercise of the powers conferred by the section 133 of the central government in consultation with the National Advisory Committee on the accounting standards prescribed that the company's accounting standards। तो बस वही कि जो 133 के अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो भी बना सकती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमेटी, राइट। देन वी हैव रूल्स 2006 द कंपनीज India Accounting Standards Rule 2015 may be followed. The central government hereby appoints the 1 October 2018 as the date of constitution of National Financial Reporting Authority। अब ये जो डेट है 1 अक्टूबर 2018, इससे पहले हमारी जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी ये नहीं बनी थी।
तो इस दिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने NFRA को बनाया। उसके बाद से हमारे जो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो NFRA बता रही है, ठीक है। उससे पहले हमारी जो कौन सी बॉडी थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, वो उसके कंसल्टेशन के थ्रू हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए जा रहे थे। देन व्हाट इज़ ऑल्टर और ऑल्टरेशन? ऑल्टर मतलब क्या होता है? चेंज कराना, ठीक करना, राइट। तो ऑल्टर इंक्लूड द मेकिंग ऑफ एडिशंस, ओमिशंस और सब्सटीट्यूशंस, राइट। अगर मान लो हम कपड़ा भी ऑल्टर कराने जाते हैं, मतलब उसे ठीक करा रहे हैं, या तो उसे खुलवाना है हमें थोड़ा, जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, या हमें उसे थोड़ा टाइट करवाना है। सो ऑल्टरेशन का मतलब ही क्या होता है? कुछ ऐड करवा देना, कुछ डिलीट करवा देना, कुछ चेंज करवा देना, दैट इज सब्सटीट्यूशन, ओमिशन और एडिशन, राइट। अब आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है ना AOA एक कंपनी में, वो आर्टिकल है, या एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसे टाइम टू टाइम चेंज किया गया हो, वो है आर्टिकल। या अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो प्रीवियस कंपनी लॉ यानी कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी पहले वाले लॉज में बोला गया है। देन अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट व्हाइल यूजिंग दिस एक्ट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इम्पॉर्टेंट definition. So next is associate company. This could be important. What does associate company means? In relation to the another company means associate company in relation to another company means what? Means a company in which the other company has a significant influence but which is not subsidiary company of the company having such influence indicates a joint venture company. What is written here? That एसोसिएट कंपनी हम किसको बोलेंगे? मान लो ये कंपनी A है, ये कंपनी B है, राइट। अब ये जो A कंपनी है, इसमें जो B कंपनी है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो B A के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। बट जो B है ना, या जो A है, जो A कंपनी है, ये B की सब्सिडरी नहीं है। सब्सिडरी क्या होती है? B ने ओन नहीं किया हुआ A को, ठीक है। स्टिल जब B का A पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो हम इस रिलेशनशिप को जॉइंट वेंचर कंपनी बोलेंगे। क्लियर? अब इसके एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अब हमने यहाँ देखा ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उसका मतलब क्या हुआ? मीन्स द कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, कि जो B है उसका A कंपनी में एटलीस्ट 20% की जो डिसीजन मेकिंग होगी या शेयर होल्डिंग होगी या व्हाट्सोएवर, उस पर कंट्रोल हो ऑफ वोटिंग पावर। यानी A कंपनी में जो मान लो 100% में से 20% का वोटिंग पावर किसके पास है? B कंपनी पास। और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। क्लियर? देन वी हैव the expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. अब joint venture मतलब ये दोनों कंपनी जो A और B हैं ये jointly हैं, joint हैं एक दूसरे से, राइट। और जो इनमें net assets हैं ना, जिनको ये jointly own कर रहे हैं, मान लो ये कुछ assets हैं, इनको ये jointly own कर रहे हैं, तो इन assets पे कंपनी A एंड कंपनी B का joint right है। क्लियर? Then wide circulation dated 25 June 2016, it has been clarified that the shares held by a company in another company in a fiduciary capacity. A fiduciary is a person who holds legal or ethical relationship of trust with another person with one of the more parties, ठीक है। persons और group of persons। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे fiduciary का ही मतलब समझ लेते हैं। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? आपका इमोशनल कनेक्ट है, या आप जिसके साथ रिलेटेड हो फिड्यूशियरीली, आप उनसे प्यार करते हो। फॉर एग्जांपल आपके मम्मा पापा, ठीक है, आप अपने भाई बहनों से या अपने फ्रेंड से फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो, मतलब आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, राइट। सो फिड्यूशियरी इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद वन ऑफ मोर पार्टीज, क्लियर, पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा है? इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी
इन अनदर कंपनी इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, मान लो ए ने बी कंपनी में फिड्यूशियरी कैपेसिटी में कुछ शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, राइट, then typically a fiduciary prudently takes care of the money or assets for another shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company. अगर मान लो ये fiduciarily बी कंपनी के कुछ जो शेयर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं, इनका कुछ रिलेशनशिप है, दैट इज़ fiduciary ए एंड बी कंपनी का, तो जब हम इसमें जॉइंट जो हमारे फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट एसोसिएट कंपनी, इन दोनों को एसोसिएट कंपनी का हम नोट वो नहीं दे सकते, दर्जा नहीं दे सकते, क्लियर, ठीक है। हम ए को बी का एसोसिएट कंपनी नहीं बोल सकते कि इसका सिग्निफिकेंट शेयर है, क्योंकि क्यों, ये सिर्फ फिड्यूशियरली इमोशनल कनेक्ट के कारण या एक ट्रस्ट के कारण इसमें शेयर्स होल्ड कर रही है, राइट। सो वाइल वी विल बी डिटरमाइनिंग व्हाट, विल बी काउंटिंग व्हाट एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप, हम इसका ये रिलेशनशिप काउंट नहीं करेंगे, क्लियर। देन अनदर नोट वी हैव दैट स्टूडेंट्स में प्लीज note that the definition of associate company as defined under section 23 / जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसका रूल नंबर कौन सा, इंड accounting standard, that is Ind AS 28 accounting for the investment in associate in consolidated financial statement / investment in associate and joint ventures is slightly different from the above definition as given in the Companies Act 2013. So what is written here कि जो हमारे accounting standards है ना 23 या 28 जो Ind AS है Ind AS है, उसमें क्या जो definition दी है ना हमारी associate company की वो डिफरेंट है जो कंपनी की हमने डेफिनेशन दी है कंपनीज एक्ट में एसोसिएट कंपनी की, क्लियर। देन व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, हम जो ऑडिट करने के टाइम पे जो हम स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, और एनी अडेंडम देयर टू फॉर द कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 143। जो हम सेक्शन 143 के अंडर सबसेक्शन 10 है उसमें जिन कंपनीज की ऑडिटिंग करनी है हमें, उनके पर्पस हमें उनका अकाउंटिंग करना है, उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, उनका ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये देख लेते हैं ये क्या होता है। इट डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर। सो जो सबसेक्शन 10 है 143 का, इट प्रोवाइड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स of auditing or any addendum thereto as recommended by the Institute of Chartered Accountant of India constituted under section 3 of Chartered Accountant 1949 in consultation with after examination of recommendation made by the NFRA। वही सेम बात आ गई यहाँ पे कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकती हैं किसके रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके रिकमेंडेशन पे, ICAI की, ठीक है, रिकमेंडेशन पे। और जो ICAI है ये किससे कंसल्ट करके हमें देगा, NFRA से कंसल्ट करके हमें देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराएगी, ICAI इन्हें रिकमेंड करेगी, लेकिन किसकी कंसल्टेशन के बाद, NFRA की कंसल्टेशन के बाद, क्लियर। Then next we have provided that until any auditing standards are notified, any standard or standards of auditing specified by the ICAI of India shall be deemed to be the auditing standards। कि till when, till the time हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सॉरी, वो नोटिफाई नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक जो ICAI ने दिए हैं ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, हम उन्हीं को यूज़ करेंगे एज आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर। नाउ व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, हमारी कैपिटल होती क्या है, मान लो ये जो कैपिटल होती है ना पूरी की पूरी पैसा जो एक कंपनी ले रही है अपनी फंडिंग के लिए, एक कंपनी चलाने के लिए पैसे लगते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड मतलब क्या होता है, जिसकी ऑथराइजेशन मिल गई हो, राइट। सो इट मीन्स सच कैपिटल एज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, जो मेमोरेंडम होता है कंपनी का जिसमें कंपनी के सारे रिलेटेड रूल्स वगैरह लिखे होते हैं, वो जिसको ऑथराइज करे, राइट, टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है,
कि जो मेमोरेंडम ने ऑथराइज कर दी वो हो गई ऑथराइज कैपिटल। एंड ये जो ऑथराइज कैपिटल होती है ना, इट शैल बी मैक्सिमम, जितना एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है, राइट। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं? एक कंपनी में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी है उसमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं लोग, उनको हम क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? अब बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन से हम कल स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज हमने देखी अब्रिज प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, फिर हमने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सेक्शन 133 क्या है एंड व्हाट इट सेज। देन हमने देखा ऑल्टर और ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है। देन हमने देखा आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है। देन हमने देखा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फिर सेक्शन 143 का सब सेक्शन 10 भी पढ़ा। उसके बाद हमने ऑथराइज्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल पढ़ा। देन हम देख रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और हम कल शुरू करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन से। ओके, सो बाय क्लास।